सूर्य के जैसा चमकना है, सूर्य की जैसा चमकना है तो सूर्य की जैसा जलना होगा। सूर्य की जैसा चमकना है तो सूर्य की जैसा जलना होगा। नदी से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास 12 IIT, जेईई मेंस, नीट, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आज वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी सफलता बैच के साथ। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो आप लोग का बीच आज स्टार्ट होने वाला है, ए 12th का खंड ए है, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स। आइए, ये जो आप लोग का बिहार में आते हैं, बिहार बोर्ड, अन्यथा किसी भी बोर्ड ने एग्जाम दीजिए तो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स जो है आप लोगों के लिए 8 मार्क्स के आते हैं। फिलहाल में यदि बिहार बोर्ड में है तो ऑप्शन दुगना होने के कारण 8 के जगह पे ने आते हैं, 8 दूना 16 नंबर के आते हैं। कंप्लीट रखिएगा, कितने नंबर के आते हैं? 16 नंबर के आते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे, सबसे पहला बात आता है। तो देखिए, इसमें जो है हम लोग चार्ज के ही बारे में स्टडी करते हैं, बट रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। अर्थात हुआ क्या, इसको हम लोग कहेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। कंप्लीट हो गए? बोलिए। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की एक शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। ये स्थिर वैद्युतिकी होते। यदि इसमें रेस्ट चार्ज को ही केवल स्टडी करना है, हाँ, यदि ऐसा होता है कि चार्ज मूव भी करे तो बहुत ही छोटे टाइम्स के लिए, बहुत ही कम समय के लिए ये जो है मूव कर सकते हैं। अथवा तो यहां हम बोल सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में अर्थात इसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। और यदि चार्ज मूव भी करता है तो बहुत छोटे समय, बहुत छोटे समय, बहुत छोटे समय के लिए। याद रखिए, यदि चार्ज मूव भी करेंगे तो बहुत छोटे समय के लिए मूव कर पाते। हाँ, यदि दो वस्तु हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि यदि दो वस्तु हैं और दो वस्तु अलग अलग आवेशित है तो उनके बीच आवेश स्थानांतरण हो सकते। अब समझिए, ये जो आवेश, इसमें हम लोग स्थिर आवेश के ही बारे में पढ़ते हैं।
तो आइए अब आपको ले चलते हैं जीरो से हीरो तक। ये जीरो से हीरो कैसे होंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे सर आवेश तो जान गए, आवेश आया कैसे, आवेश का खोज किसने किए, पहला बार तो कोई खोजे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आवेश का खोज कैसे। तो देखिए, सबसे पहला स्थिर वैद्युतिकी क्या है, ये तो आप बोल दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। इसकी बात आई, इसमें जो आप लोग का सबसे पहला चैप्टर से आते हैं, जिसका हम लोग नाम लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी का जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, इसमें क्या पढ़ना है? इस अध्याय 1 में पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा चार्ज, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसमें हम लोग स्टडी ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, जो मेरे पॉइंट है उसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश। आप लोग सोचिए, ये जो वैद्युत आवेश आए, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसे हैं? पहला क्वेश्चन आता। देखिए, तो आइए हम उस समय की बात समझते हैं जब एक समय की बात है कि अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति थे। नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अमेरिका में मकर संक्रांति का दिन पतंग उड़ाने का कंपटीशन चल रहा था और इन्हें भी रुचि बहुत ज्यादा था पतंग उड़ाने की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी जो है पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं, ये उड़ाने गए। यहां से देखिए, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं। जो अपने हाथों से पतंग को उड़ा रहे थे। अब इस पतंग उड़ रहा था, वहां कंपटीशन चल रहा था और सबसे ऊंचाई पर इन बेंजामिन फ्रैंकलिन जी हैं, इनका ही पतंग उड़ रहा था। इन्होंने देखे क्या कि जब जब आसमान में बिजली तड़के, जब जब आसमान में बिजली तड़के तो हल्का हल्का बारिश होने लगा और हल्का हल्का बारिश होने के कारण यहाँ से जो अशुद्ध जल होते हैं बारिश का, वो वह इस धागे के माध्यम से इनके हाथों तक पहुंचा हुआ। जैसा ही आसमान में बिजली तड़के, इनके भी शॉट लड़े, गजब सा महसूस हुए। इन्होंने सोचे कि ऐसा हो क्यों रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा सोचे कि ऐसा हो क्यों रहा है इन्होंने। तो फिर इन्होंने एक ये काम कि यहाँ पे पतंग की डोर के माध्यम से ही धातु का छोटे छोटे कीले या जिसे चाबी कह सकते हैं, वो वहां पे डाल दिए जो चालक था। जब इन्हें एक समान धातु का बना हुआ चालक था ऊपर वहां डाले, तो अब जब बिजली तड़के तो ये चाबी एक दूसरे से दूर हटे।
सोचा ऐसा होता क्यों है, सोचे क्यों लगता है कि कुछ है। तो इनको दिमाग काम किया ना कि आसमान में देखिए, ये वैद्युत आवेश भी एक एनर्जी ही है, ये पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से बना हुआ है और आवेश भी एक एनर्जी है। इन्होंने सोचे कि वायु और ये जो बादल की घर्षण होते हैं, इसके कारण आवेश पैदा होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते, और वही आवेश हमको लग रहा है। इन्होंने प्रयोगशाला में आते हैं और अपने प्रयोगशाला में जा करके ये क्या कि जब यह प्रयोगशाला में गए तो एक बिल्ली इनका वहां पे बैठा हुआ था, एक बिल्ली था, उस बिल्ली था, वो बिल्ली को भी लिए हुए थे। उस वहां पे 2 कांच के टुकड़े थे, तो इन्होंने उसे प्रयोग किए और ये 2 कांच के टुकड़े थे जिन्हें कहा कि इन्होंने कि बिल्ली के खाल से लगड़ करके, दोनों कांच के टुकड़े के बिल्ली के खाल से लगड़े। आप भी ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करके देखिए, कागज को सटाइएगा तो सट जाता, समझ गए? ऐसा ऐसा करिए तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पाल में ऐसा ऐसा करके तो सट जाते। तो इन्होंने बिल्ली के खाल पे ये जो ग्लास था जिसे हम कांच कहते हैं, इस कांच को लगड़े और दोनों कांच को एक दूसरे के समीप ले। अब ये दोनों कांच के बीच क्या हुआ कि ये ऊपर की ओर गया और ये नीचे की ओर आने लगा, अर्थात दोनों का बीच जो हुआ प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ जी? प्रतिकर्षण हुआ। सोचे ऐसा दोनों सटा क्यों नहीं, दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो गया। उसी स्थान पे एबोनाइट का छड़ रखा हुआ, अबर का किए कि एक कांच के छड़ को बिल्ली के बाल से लगड़े और एबोनाइट के छड़ को लगड़े, और अबर जो था ये दोनों कांच था, ग्लास ही था, बट अबर क्या किए कि एक जो था कांच का टुकड़ा था और एक जो है एबोनाइट का छड़ था। ये दोनों के बिल्ली के बाल से लगड़ करके जब दूसरे के निकट ले गए तो ये दोनों में एट्रैक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे की ओर गया, अर्थात इसके बीच जो बल लगा आकर्षण बल लगा। ऐसी बल लगा बाबू, आकर्षण बल। अब इन्होंने सोचे क्यों ऐसा इसलिए हुआ, ये अपने मत के अनुसार दिए कि कांच पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। तो यहां भी कांच पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ क्योंकि ये कांच है और ये क्या है, एबोनाइट का छड़ है, और ये जो एबोनाइट का छड़ है इस पे बोले कि माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ। देखिए आवेश जिसे हम लोग चार्ज बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कि मोबाइल को चार्ज लगा दीजिए, तो हाँ जो चार्ज हुआ वही आवेश है। समझे या नहीं समझे? हाँ, आवेश वही होता है। और आवेश होता क्या है? तो आवेश मतलब चार्ज। ऐसा देखे तो सोचे क्यों ये जो हो रहा है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और दूसरे ऋण आवेश होते हैं। क्योंकि और इन्होंने बताया कि क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि यदि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जो जस्ट यहां भी वही प्रक्रिया हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, जो यहां भी हो रहा है। और वो जानते थे कि चुंबक के एक छोर पे पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव होता है, जो मैग्नेट ने आप लोग का पढ़ाएंगे। उस आधार पर इन्होंने एक का प्लस एक का माइनस ऐसा बातें बताएं और से लगड़े थे। इसको एक आप लोग का चेट दिया जाएगा बढ़िया से बना करके, तो ध्यान दीजिए। आप सोचे अच्छा चलते हैं, तो उन्होंने अपने मत के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धन आवेश और ऋण आवेश दे दिए। इसकी बात यह आगे जाकर के गलत साबित हो जाते हैं, कैसे होते हैं वो भी बताएंगे, इंतजार कीजिए। अब क्या होता है, तो आवेश कहेंगे किसे? वैद्युत आवेश कहेंगे किसे? तो अब आप बता सकते हैं कि आवेश एक भौतिक कारक है। आवेश एक क्या है? भौतिक कारक है, याद हो गए?
आवेश एक भौतिक कारक है जिसके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। याद हो गए? बोलिए। आवेश एक भौतिक कारक है जिसके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण हो। ये रहा आवेश। अब इन्होंने बताएं, देखिए अब इन्होंने बताएं, क्या बताएं उसको समझ। अब जो इन्होंने बताएं कि जो आवेश होते हैं, आवेश उन्हें बताए कि आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। बताइए क्या बोले? आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों दे सकते हैं। क्यू से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है? देते किया जाता है। बताइए आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो क्यू से सूचित किया जाता है। ऐसा इन्होंने बताए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ कि इन्होंने बताया आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। तो आप लोग 10th क्लास में इस बात को पढ़े थे कि धारा का फॉर्मूला, विद्युत धारा इसके लिए, तो धारा का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे और उसी अनुसार से यहां आ जाइए। बताइए। तो पढ़े थे आवेश की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते। तो आवेश बटा समय पढ़े थे या नहीं? तो यहाँ यही बात हो गया कि यहाँ जो है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 1 में आवेश से गुना किए तो हो गया आवेश बराबर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो धारा गुने समय। तो आइए आवेश का फॉर्मूला हो गया धारा गुने समय। तो ए हुआ आवेश का फॉर्मूला। यदि इसी को शॉर्टकट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर आइए, अब ये तो आवेश का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से जो आते हैं कि सर आवेश का राशि कैसी है। देखिए इसका जो पहला पॉइंट बन रहा है कि आवेश कैसी राशि है। देखिए मेरे प्यारे, तो आवेश जो होते हैं यह कैसी राशि है। तो आवेश जो है, अब आप सोच लीजिए, जानते हैं कि धारा एक अदिश राशि है और समय भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि। और आप लोग को हमने वेक्टर्स में ये बात को पढ़ाए थे, स्केलर और गुने स्केलर इज इक्वल टू क्या होते हैं? स्केलर। अर्थात अदिश गुणित अदिश तो कैसे राशि होते हैं? अदिश राशि। तो बताइए यदि अब कोई पूछे कि विद्युत आवेश एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कंप्लीट हो गए। यदि इसमें दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि इसकी बीमा क्या होता है, बीमा जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो बीमा क्या होते हैं समझिए। आप लोग जानते हैं कि धारा का बीमा I होता है और समय का बीमा T होता है। तो हो गया I इंटू टी। या इसी को ऐसे भी बोला जाता है, I के जगह पे A लिया जाता है तो 80 भी बोला जा सकता। कंप्लीट है। ए इसका क्या हुआ? तो ए जो हुआ इसका बीमा है। इसकी बात तीसरे पॉइंट पे हम लोग समझेंगे कि आवेश के जो होते हैं ए से आई मात्रक क्या होते। देखिए इस बातों को आप नॉर्मलाइजर मत लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होते, और ऐसा मन समझिए कि आवेश का कुछ एसआई मात्रक नहीं। तो हम लोग ये सीखेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं। इस पॉइंट को भी हम लोग का सीखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होते। तो देखिए धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होते हैं, और एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम कहा जाता है। बोलिए इसको क्या कहा जाता है? तो एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोले जाते हैं? कूलाम्स बोले जाते हैं। तो बताइए इसका जो एसआई मात्रक होते हैं कूलाम होते हैं। कंप्लीट। इसके बाद अब यहां से एक बात समझना कि सर इसकी एसआई मात्रक कूलाम हो गए, लेकिन चौथा पॉइंट पे यदि समझते हैं आप लोग तो इसकी जो सीजीएस मात्रक होती
सीजीएस मात्रक। अब आप लोग बताइए कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा सर। तो आइए उसको भी सीख। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होते इसे हम लोग कहते हैं ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, या इसी को बोला जाता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टेट कूलाम्स बोले जाते हैं, या इसी को फ्रैंकलिन बोला जाता है। क्या बोले जाते हैं, फ्रैंकलिन बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा आवेश का जो सीजीएस मात्रक होते हैं ESU या फ्रैंकलिन होते हैं। अब सोचिए कि ESU या जो फ्रैंकलिन है इसमें हम लोग अब ये देखेंगे कि एक, अगर यदि आपसे कोई पूछ दे कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, कोई नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि आपसे पूछा जाए कि एक ESU में कितने होते हैं, तो एक ESU में जो होते हैं, सॉरी आगे इसको ऐसे निकाले तो बाद में इसे निकाल लेंगे। यदि आपसे आगे पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश में कितने ESU होते, तो 3 गुनी 10 के पावर 9। बोलिए एक कूलाम आवेश में कितने ESU होते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होते हैं। कंप्लीट हुए, कितना ESU होते हैं। बोलिए यहां तक किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़े, बताइए इतना तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना है, नहीं है। अगर इतना तक प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते। आइए अभी जो हम लोग पढ़े कि सर एक कूलाम में 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होते हैं, ये अभी पढ़े। ESU को ही फ्रैंकलिन बोला जाता है। तो यदि अब आपसे पूछ दे कि एक फ्रैंकलिन में कितने होते हैं, या इसी को पूछेगा एक ESU में कितने होते हैं, बात तो वही रहा। तो देखिए यहां से ए जो था इस तरफ सटा में है, तो ESU को ही फ्रैंकलिन बोला जाता है, तो इसको इस तरफ छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ एक कूलाम्स था तो छोड़ दीजिए, और ये जो 3 गुनी 10 के पावर 9 था, यहाँ सटा में था, नीचे बटा में चला गया। बोलिए चल गया। अब जो हुआ कि एक फ्रैंकलिन बराबर कितने हो जाएंगे, तो इसको आप कह सकते हैं कि 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स बोल सकते हैं। अब बताइए इतना ही नहीं, इसे यदि आप चेंज करना चाहें तो और भी बोल सकते हैं कि एक फ्रैंकलिन कितने होते। तो देखिए यदि एक में 3 से भागा मारी तो लगभग 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स होते। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, एग्जाम बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बातों रखते हैं। यदि आपसे प्रश्न आएंगे कि एक फ्रैंकलिन में कितने होते हैं, तो कहना 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स होते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक, किन्हीं का कोई डाउट है, नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते। तो अब जो आया इसके चौथे नंबर पे एक अन्य मात्रक भी है। देखिए इसकी चौथी स्थान पर एक अन्य मात्रक है जिसे हम लोग कहते हैं EMU। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होते। कंप्लीट है। अब समझिए
अब जो यदि आपसे पूछे कि एक EMU में कितने होते हैं, तो एक EMU में देखल जाए तो 3 गुणिज 10 के पावर 10 ESU होते हैं। सोच लीजिए यहाँ देखिए, ये फ्रैंकलिन जिन्हें इस खोज किए थे, इसी के रिस्पेक्ट में इसे सीजेस मात्रक में फ्रैंकलिन रखा गया, जो पहला बार आवेश के बारे में बताए थे। अब यहाँ से प्रश्न क्या आ रहा है कि एक EMU में कितने होते हैं, ये प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो इसको क्या जवाब दीजिए, 3 गुणिज 10 के पावर 10 ESU होते हैं। अच्छा एक अब बात बताइए, जब इतने होते हैं तो यहां से एक प्रश्न और टर्नओवर मार, अब वो सोचिए क्या मार रहा है सर, इतना तो हम लोग सभी को जान गए। अब इसकी बाद जो प्रश्न आ रहे हैं कि इन्हें यदि आपसे अब कोई पूछे कि इन्हें सर आप जो है कूलाम में बदल दीजिए तो कितना होगा, तो यदि कूलाम्स में बदलना हो तो इन्हें आप क्या कहिएगा बताइए, कहेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 ESU। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्यों? तो देखिए 10 की पावर 10 थे, एक घटा दिए तो 10 की पावर 9 बन गए, कंप्लीट। तो यहाँ 10 कर दिए। अब यदि निकालिएगा एक EMU बराबर तो कितने हो जाएंगे, तो बताइए। यहाँ से इसको जो था आप पूरा इसको, और यहाँ से इसे ऐसे देख लिया जाए, ये जो ESU था, कितने ESU, तो यदि इसको ऐसे कर दे और प्यार से लिख दे रहे हैं तो बताइए कि यहाँ हम कर दे 10 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU है। अब आप ही बताइए, यहाँ ये 10 की पावर 10 थे, यहाँ 9 कर दिए, 10 आगे से गुना कर दिए तो ये 10 हो गए। और इस पूरा मैटर जो अभी हम लोग निकाले थे, ये देखिए पूरा 1 कूलाम्स की बराबर है या नहीं है, वहां बोर्ड पे देखिए आप लोग, है या नहीं है, 1 कूलाम की बराबर। तो ये पूरा मैटर 1 कूलाम की बराबर है। अब बताइए जब 1 कूलाम की बराबर है तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए तो यानी गुनी 1 कूलाम्स हो जाएंगे, अर्थात एक EMU में जो आया निकल करके कितने आ गए, तो 10 कूलाम्स की। बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक EMU कितने कूलाम्स की बराबर होते हैं? एग्जाम बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप क्या बताइएगा सर 10 कूलाम्स की बराबर होते। कंप्लीट है, बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। तो इनकी बात भी आप लोग देखिए, इतना ही से नहीं हुआ है। आइए अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि तो ये बताइए कि 1 कूलाम्स में कितने होंगे, बताइए। यदि 1 कूलाम की बात आए कि 1 कूलाम यहां निकालना हो, बता दीजिए 1 कूलाम में कितने ESU होंगे, तो बताइए। ये जो है 1 कूलाम यहां छोड़ दिए, तो बताइए ये जो 10 था वहां 1 के क्या में चला जाएगा, इधर सटा में है तो ये 10 नीचे गया बटा में, आ गया बटा में। और यहाँ क्या है EMU है या नहीं है, है ना, हाँ। तो सटा में था, नीचे किस में आ गया, बटा में आ गया। अब आप लोग बता दीजिए कि 1 कूलाम्स में कितने, तो यदि इसे ऊपर चढ़ाएं तो 10 के पावर -1 इंटू EMU। क्या इस बात में भी लिखा जा सकता है, देखिएगा ध्यान से, 10 की पावर -1 इंटू एक EMU में कितना होता है, सोचिए। एक EMU देखिए हम लोग बताए हैं, एक EMU में जो होता है कितना ESU होता है, तो 3 गुणिज 10 के पावर 10 ESU होते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो 1 कूलाम आए, इस
10 के पावर -1 EMU, और ये जो किसकी बराबर हो गए? तो बताइए, इस बात को इस बात में आप नहीं लिख सकते हैं। 10 के पावर -1, 10 के पावर पूरे 10 है, तो आधार सेम रहने पर पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा गुणा का नियम बोले थे। तो ये 10 एक माइनस में है और 10 प्लस में है, तो 10 में से एक घात चला जाएगा, तो हो गया ये 10 खत्म, मेरे इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। देखिए इतना आ गए। तो यही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, याद रखना है। यदि आप किसी भी तरह से अपर लेवल जैसे IIT, JEE, नीट अथवा बिहार बोर्ड अथवा यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किन्हीं भी बोर्ड को तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखना है कि यहां से ही प्रश्न होते हैं कि देखिए क्या बताया जा रहा है, EMU, ESU एवं कूलाम में यही संबंध है। क्या है? यही संबंध होते हैं, यही रिलेशन है इसके बीच, यही इसके बीच क्या है? संबंध है। कंप्लीट रहेंगे? बोलिए। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इनके बीच संबंध क्या है, EMU, ESU एवं कूलाम्स के बीच संबंध को स्थापित करें, तो यहां से चलिए और इसको सत्यापन करें। ऐसे बिहार बोर्ड अथवा झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, किन्हीं भी बोर्ड का एग्जाम दीजिए तो ये परीक्षा पूछे जाते हैं। आप अपर लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही मस्त है, याद रखना। कितना होते हैं? तो इस बात को याद रखना है कि 1 कूलाम आवेश बराबर 10 के पावर -1 EMU बराबर जो होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होते हैं। यही है रिलेशन बिटवीन EMU, ESU एंड कूलाम्स। कंप्लीट हो गया? ये बताइए, रिलेशन आपको पता हो गया? बहुत जरूरी है यदि प्रश्न पूछे जाएं। देखिए प्रश्न पूछे हुए भी हैं, तो देखिए ये सारे मैटर को हम लोग समझ गए। बताइए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं ना? यदि पूछे कि एक कूलाम आवेश में कितने ESU होते हैं, तो कहना है 3 गुनी 10 के पावर 9 ESU। यदि पूछे एक फ्रैंकलिन कितने के बराबर होता है, तो कहना 1/3 गुनी 10 के पावर 9 कूलाम्स के बराबर। यानी इसको इस रूप में या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक फ्रैंकलिन जो होते हैं 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स की बराबर होते हैं। और आप जो होते हैं इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक अन्य मात्रक जो बड़ा मात्रक बोला जाता है ये भी है। और एक EMU में कितने ESU होते हैं? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU के बराबर होते। और एक EMU में कितने कूलाम्स होते हैं? तो 10 कूलाम्स की बराबर होते। बोलिए यहां तक आप लोग कंप्लीट हैं? यहां तक किन्हीं के डाउट है तो बोलिए। नहीं है? तो अब आइए, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आवेश की सबसे छोटी मात्रक क्या होता है, आवेश की सबसे छोटी मात्रक, सबसे छोटी मात्रक, मेरे भाई लोग इस वीडियो ना आप लोग के लिए अमृत होने वाले, बस केवल बढ़िया से ध्यान से पढ़े। कंप्लीट है। इसका सबसे छोटी मात्रक क्या होते हैं, तो आंसर में आप लोग का देना है कि इसका जो सबसे छोटी मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं बाबू? फ्रैंकलिन बोला जाता है। यही जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर ही इसे सबसे छोटे मात्रक फ्रैंकलिन बोला गया। और आप लोग का अभी बताएं कि एक फ्रैंकलिन देखो कितने के बराबर होता है, तो 0.33 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स की बराबर होते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, और इससे तुरंत अभी ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे। आइए, इसके बाद यदि आप लोग से पूछा जाए कि आवेश की, ये तो सबसे छोटी मात्रक हुआ ना, आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है, तो बोलिए सबसे बड़ी मात्रक का आंसर देना है। ये सम ऑब्जेक्टिव नहीं मेरे प्यारो, समझो कि अमृत है आप लोग के लिए। तो एक जो होते हैं आवेश की सबसे बड़ी मात्रक फेराइड होता है।
क्या होता है? फेराइड होता है, याद रखना है। सर ये फेराइड क्या होता है याद है तुमको? पता नहीं है बाबू। एक फेराइड में जो होते 93,500 कुलाम्स की बराबर होते। कंप्लीट रहिएगा तो बोल दीजिए एक बार। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। समझ में आ गया तो बोलिए। एक फ्राइडे में कितने कुलाम्स होते हैं? 96,500 कुलाम्स के क्या होते हैं बाबू? तो बराबर होते हैं। कंप्लीट है। इसकी बात आइए, इसकी बाद भी हम लोग चलते हैं। ये सारे देख रहे हैं कितने मस्त पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप अथवा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां से आप कॉल कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हाँ इधर से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए समझ गए हम लोग। इसकी बात आई, अब आते हैं यहां तक सर बिल्कुल समझ गए। अब आया ना सर, ये जो आवेश होते हैं ये उत्पन्न कैसे होते हैं? आप सोचो कि सर आवेश उत्पन्न कैसे होते? तो आइए आवेश की अब हम लोग उत्पत्ति देखें। क्या देखेंगे? आवेश की उत्पत्ति। ये देखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हो। देखिए ये भी देखते, आप सोचिए आवेश उत्पन्न कैसे होंगे। याद रखिएगा संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा ही, और यही ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा, आप जान भी कर। तो आइए आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं इस बात को हम लोग। तो देखिए मान लिया जाए मेरे पास एक सोडियम है Na और एक क्लोरीन है। आप जैसा कि जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अगले कक्षे में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए और इसके जो लास्ट कक्षा होते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने पाए जाते हैं? तो याद रखना है 11 होते हैं। और ये जो क्लोरीन लिए हैं इसका में देखें तो इसका जो होते हैं कक्षाओं में कितने पाए जाए? इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 पूरे होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, आप समझ। और इसकी बाह्यतम कक्षा जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 8 × 2 = 10 × 7 = 17 ही होते हैं। अब बताइए यहाँ यदि काश 1 हो जाता तो कहा जाता है कि अंतिम कक्षा में 2 हो, 8 हो या 18 हो या 32 हो तो मजबूत होते, और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 है। एक सिपाही आ जाता तो पिटा नहीं सकते थे। ऐसे है कि घुस जाएगा एक फाटक मुखे और मार के चला जाएगा। और ये बेचारा देखिए बाह्यतम कक्षा में अकेले रो रहा है, मुस्मात बनल है, आया नहीं। अब ये कैसे जाएगा? तो ये जो होंगे इनको से कहेंगे, इसी को आप लोग कहते हैं ना Na+Cl। इस पे पॉजिटिव देते हैं और इस पे क्या देते हैं? नेगेटिव देते हैं। तो जो बराबर बने हैं इन दोनों के मिलने से इसको हम लोग कहते हैं NaCl। क्या बनते हैं? NaCl, जिसे हम लोग खाने वाला नमक सोडियम क्लोरीन साधारण नमक कहते हैं। कंप्लीट। अब आइए इस पे प्लस इस पे माइनस क्यों होते हैं, ऐसा गौर किए? तो ये देखिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाला उठेगा, कहेगा भैया हम अकेले हैं, कोई हमें से आओ मिलो। ऐसे अकेले काहे रहेंगे? ये ने कह रहा है कि तोरे जरूरत है, आ जा। यहां से निकलेगा और यहाँ चला जाएगा। बताइए 1 इलेक्ट्रॉन चले आया जी। अब इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 पूरे हो गए।
ए भी बल्ले बल्ले, ए भी बल्ले बल्ले। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या हुआ है, स्थानांतरित हुआ है सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश माने चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं, कंप्लीट है, बोले इलेक्ट्रॉन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आवेश की क्या होती है, उत्पत्ति। कंप्लीट है, कोई डाउट है? तो आवेश के स्थानांतरण के कारण और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। कंप्लीट हो गए। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। बोलिए किनके अनुसार जी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो होते हैं, ये आवेश के कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। एक होते हैं धन आवेश, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और दूसरे होते हैं ऋण आवेश, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते। कंप्लीट है। तो बोलिए एक धन आवेश और दूसरे ऋण आवेश। इन्होंने बताएं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पे धन आवेश, एवं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो। कंप्लीट हो गए। बोलिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, देने वाले को धनात्मक, लेने वाले को ऋणात्मक। कंप्लीट है। तो जो त्याग करेगा यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। बोलिए कंप्लीट है? किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं। तो बताइए धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों जान गए। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर ऋण आवेश होते हैं। अगर इसे भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप समझिए ये सर एक लेने वाला और एक देने वाला। अब बताया गया, आप लोग जानते हैं कि जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतना ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग थोड़ा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। सर ये जो प्रोटॉन होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या हो? तो आप लोग आइए, अब हम लोग क्या देखेंगे जो समझिए कि यदि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन बाबू? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है जी? जे थॉमसन। कंप्लीट है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक में पाए जाते हैं। कंप्लीट है। अब बताइए तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, ऐसा प्रश्न आएंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होते हैं, देखिए बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें आवेश की मात्रा माइनस में होता है, इस पर ऋण आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? ऋण आवेश। 1.6 गुनी 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं। कंप्लीट। लेकिन कैसे आवेश होते हैं? तो याद रखना है ऋणावेश होते, ऋणावेश अर्थात इस पर ऋण आवेश पाए जाते हैं, धन आवेश नहीं पाए जाते। अब यदि पूछे अर्थात यहां माइनस भी लगा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है मास अर्थात द्रव्यमान कितने हो, तो देखिए इसका जो द्रव्यमान होते हैं 9.301 इंटू 10⁻³ kg होते। कंप्लीट है। यथा इसी को आप कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो सीधे लिखा रहते हैं 9 × 10⁻³ kg रहते। ये भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या करके ऐसे भी रहते।
तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होते हैं। आप बातों बातों में मत लीजिए, सब प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसकी बात देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि एक प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा कितने होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन पर धन आवेश पाए जाते हैं। कौन आवेश पाए जाते हैं? धन आवेश पाए जाते हैं। और इसका जो होता है, इसमें पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन इस पे कैसा आवेश पाया जाता है? तो धनावेश पाए जाते हैं। इस पे कैसे आवेश होते हैं? तो धन आवेश होते हैं। हाँ, यदि इसका आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का मास अर्थात द्रव्यमान कितने होते, तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होते। ये सब बातों को आप पूरी तरह से याद रखिएगा मेरे प्यारे। सभी प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यदि इसकी बाद आप लोग से कहा जाए कि प्रोटॉन पर आवेश तो हो गए, अब पूछेगा न्यूट्रॉन पे आवेश कितने होते, तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन पे 0 कूलम आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। सर ऐसा क्यों हुआ? इसकी भी कारण समझिए। सर किसी भी परमाणु की नाभिक में, परमाणु की नाभिक में जो होते हैं, नाभिक में जो होते हैं, यहां देखिए आप सोच सकते हैं जो परमाणु है ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान पाए जाते। और आप बताइए जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, और दोनों समान है, तो माइनस प्लस खत्म हो जाते हैं और वहां 0 हो जाते हैं। इसीलिए परमाणु को कहा जाता है कि विद्युता उदासीन होते। यदि कोई प्रश्न पूछे कि परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होते हैं, तो कहना है कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान पाए जाते हैं, जिस कारण परमाणु विद्युता उदासीन होते। कंप्लीट है। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होते हैं वही होते हैं लगभग 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg ही होते। कंप्लीट है। इसकी बाद आप लोग देखिए, ये तो बात हम लोग जान गए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा इसको जान करके सर कि आपको याद होगा। ये सारे मैटर जो हैं आप लोग का लिखना बहुत उचित। अब हम लोग ये समझते कि सर यहाँ तक हम लोग का कोई डाउट नहीं, बिल्कुल तरह से समझ। अब जो बातें हैं इससे संबंधित कुछ और समझ। तो आइए एक बात बताओ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे समझते। यदि मान लिया जाए C कार्बन किसी परमाणु की नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन है, अर्थात कहने का अर्थ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे यदि हम ये चाहें कि इसमें हम देखना चाहते हैं, बताइए यहां भी एक सेम ही पदार्थ है, इसकी भी प्रोटॉन की संख्या 6। अब इसमें क्या है जैसे समझ, में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझ, ये दोनों कमजोर हैं क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यदि यह पदार्थ इसे जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, कितने इलेक्ट्रॉन दे दे? 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मजबूत हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। लेकिन अब बताओ यदि मान लिया जाए इस पर जो हो, जो अभी इलेक्ट्रॉन को यदि इसे प्रदान किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उस पर कैसे चार्ज आएंगे? बताइए, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उस पर कैसा चार्ज आएगा? तो उस पर पॉजिटिव। अभी तो पढ़ाए थे। तो इस पे जो है Q बराबर क्या आएंगे? तो पॉजिटिव आएंगे। ये कितने पॉजिटिव आए? तो 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को प्रदान किए? 4 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन को ये प्रदान किए तो इसका यदि द्रव्यमान देखें हम m1 मान लिए, तो इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? इसका द्रव्यमान जो है जहां आया है इसे हम m0 मान लिए। तो बताओ अब यहां यदि बोले कि m0 का द्रव्यमान ज्यादा होगा या m1 का,
तो बोलिए इलेक्ट्रॉन जो हुआ अपने में से, ये जो पदार्थ है 4 इलेक्ट्रॉन को दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को दिया तो उसकी साथ साथ उसका द्रव्यमान भी गया, तो कुछ तो भार कमा या नहीं। तो इस कारण से ये जो है एम नोट जो होगा M1 से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसका द्रव्यमान इससे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। द्रव्यमान ही ज्यादा नहीं होगा बल्कि आकार भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन यहां देखा ला तो यदि अब यहां कहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ये छोटा हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्यों, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन प्रोटॉन तो 6 है ही है, तो प्लस की मात्रा आ गया, इसलिए वो ज्यादा हो गया। अब बताइए इसी पदार्थ ने, एक सेम पदार्थ यहां था, इसका भी 6 प्रोटॉन। अब बताइए इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब यदि आप लोग से बताया जाए कि ए जो है उसको मान लिया जाए नहीं है, अब यदि ए इसको देता 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देता, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति में जो था इस पे कैसा आ जाएगा, तो यहां जो Q आएगा ये ग्रहण किया, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। कैसे चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। और इसका क्या होगा बाबू, इसका जो द्रव्यमान होगा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसकी द्रव्यमान को हम मान लिया जाए M2 मान लिए, क्या मान लिए, M2 मान लिए। अब सोचिए जब इसका द्रव्यमान M2 माने और यहां से अब देखा जाए तो M2 बड़ा होगा या M नोट बड़ा होगा, तो सर यहां तो सर M2 का मान जो है M नोट के मान से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हुआ सर, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को इसमें दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन को दिया तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका द्रव्यमान गया, जिस कारण से उसका भार बढ़ा। लेकिन हाँ सर यहां जो हुआ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या हुआ, घट गई। बोलिए किन्हीं को इतना तक दिक्कत है, नहीं है। तो आइए अब इस पर हम देखें आवेश की गणना, बस थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़िए, बाकी फिनिश हो जाए। देखिए इन्हें भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जो होते हैं सर आवेश की गणना किससे करते हैं, तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि आवेश की जो गणना है, आवेश की गणना किससे किया जाता है, तो आवेश की गणना जो होता है प्लस माइनस n इंटू ई द्वारा किया जाता है। अर्थात Q बराबर फॉर्मूला हुआ प्लस माइनस n इंटू ई। यदि हमें n चाहिए तो कह सकते हैं Q बटे ई। सर जहां कहेंगे, जहां ई जो है इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिस पर आवेश की मान कितना बताएं, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एन क्या है सर, तो एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है बाबू, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और सर ये जो Q आया, ये Q क्या है, तो Q जो है आवेश। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि अगला क्लास में इसी पर क्लास चलेगा, धुआंधार चलेगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि ये बात आप जान गए तो आइए अब 2 मिनट में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव और इससे मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव जो हर एक बोर्ड एग्जाम में आते, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। आइए देखिए, यहां इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप समझिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं।
आइए देखिए, कह रहा है कि अब पहला प्रश्न है, आप लोग का पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहां बोल रहे हैं, तो आपको जानना क्या जरूरी है, हमने जान के इसको छोटा किया, चाहे तो बड़ा करके आप लोग का दिखा सकते हैं। लेकिन आइए, पहला जो आपका इसमें प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, जो पहला प्रश्न है ये क्या है, जो देखिए पहला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए में है कि बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में है घट जाएगा, ऑप्शन ए में है कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या है ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में है कि बढ़ेगा, ऑप्शन बी में है कि घटेगा, ऑप्शन सी में है कि अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या हुआ? कह रहा है जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान क्या होंगे, बोलो, बोलिए द्रव्यमान क्या होंगे, याद रखना। यदि इसको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट नंबर पे आप वहां से मिल जाए, कंप्लीट है। तो बताइए, अभी हम लोग ने पढ़ाए कि जब किसी वस्तु को ऋणावेश, ऋणावेश माने जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित कहते हैं। और यहाँ बताइए ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ऋणावेश कब हुआ? जब ग्रहण किया है। आया अभी पढ़ाए कि जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान भी साथ साथ जाता है, द्रव्यमान जाएगा तो उसका आकार भी बढ़ जाएगा, यानी बताओ इसका जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंप्लीट होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे प्रश्न इसमें है, इसको समझते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बोलो, जब किसी वस्तु को आप आवेशित कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए में कहेगा बढ़ेगा, ऑप्शन बी में कह रहा है घटेगा, ऑप्शन सी में कह रहा है अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है कि बढ़ या हट सकता है। बोलिए क्या होगा, बोलो। बस तो आप लोग का लग रहा होगा कि सर धनावेशित है ना या आवेशित किए है ना, तो इसका वस्तु का द्रव्यमान का होगा घट जाए। अरे मेरे भाई, ये कह रहा है आवेशित किया जा रहा है, जब आवेशित किया जा रहा है तो इसका द्रव्यमान, आवेशित मैंने निश्चित नहीं किया है कि बढ़ेगा, धनावेशित कि ऋणावेशित। अगर कहता धनावेशित किया गया है तो उसका द्रव्यमान घट गया जाता, ऋणावेशित करता तो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ जो है कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कंप्लीट, क्योंकि आवेशित केवल किया जा रहा है। अगले प्रश्न है कि किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या, देखिए कह रहा है कि किसी साबुन की बुलबुले के, ये तीसरा क्वेश्चन है, ऋण आवेशित किया जाता है। देखिए ये जो साबुन का बुलबुला है, ये साबुन की बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, ऋण आवेश दिया जाता है, तो इसका जो त्रिज्या है कह रहा है बढ़ेगा, बी में कह रहा है घटेगा, ऑप्शन सी में कह रहा है अपरिवर्तित रहेगा, और डी में कह रहा है बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। अब बताओ क्या होगा, बोलो। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जा रहा है तो उसका आकार क्या हो जाए। भाई यहाँ देखो, साबुन का बुलबुला है, मान लिया, इसको ऋण आवेश करिएगा तो यहाँ देखिए सगरो जो है ऋण आवेश फैला हुआ है। और हम अभी बताएं कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो समान आवेश है, अर्थात यदि प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, लड़का लड़का रहेगा, कोने देखेगा मुंह फेर लेगा, मैं लड़की लड़की रहेगी, देखेगी जा रहा जाने दो, छोड़ दो, ऐसे मुंह फेर। लेकिन एक बात याद रखो, तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगते हैं, ऐसे बल लगते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यदि माइनस रहे और प्लस रहे, अथवा दूसरा बताओ कि प्लस रहे या माइनस रहे, तो इसके बीच का होगा, एगो बउआ एगो माइया, कहेंगे आजा मेरे पास, ये ने से सटेंगे, ये ने से सटेंगे, ये ने से सटेंगे, ये ने से सटेंगे, और पास आके बाकी तो नहीं समझ ही रहा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन्हें देखिए, तो
असमान आवेशों के बीच आकर्षण होते हैं और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। और यहाँ ऋण आवेशित किया गया, यानी इसकी सभी पृष्ठों पर ऋण आवेश दिया गया है, तो ऋण आवेश दूर भागेगा, और दूर भागेगा अर्थात इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कंप्लीट है, बोलिए, इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी बात कह रहा है नेक्स्ट में कि किसी साबुन के बुलबुले को धनावेश दिया जाता है, तब इसका आकार क्या हो, बोलो। जब इसके धन आवेशित किया जा रहा है तब इसका आकार क्या होगा, धन आवेश दिया। अब सोचिए, यही वाला ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन जस्ट यही है, केवल यहां प्लस प्लस कर दिए गए। आप सोचिए, ए में तो सोच रहा होगा घट जाएगा, भैया घटेगा कैसे। देखिए तो इसको पृष्ठ पर तो धन आवेश ही है, और अभी तुम पढ़ा है कि लड़का लड़का कभी नहीं मिल सकता है, दूर हटेगा, तो धन आवेश के कारण भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और एक दूसरे से दूर हटेगा, इसमें भी इसकी आकार का हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ए में है। बी में कह रहा है 2.25 गुना 10 के पावर -19 कूलम। सी में कह रहा है कि 1.6 गुना 10 के पावर 9 कूलम, -9 कूलम। और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। अभी तो पढ़ाए हैं महाराज कि आवेश जो होते हैं, अभी ना हम पढ़ाया गया है कि आवेश पे 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होते। बोले किन्हीं को दिक्कत है, आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और है, 5 हो गया, 2 और बच्चा है, 3, बस फिनिश हो गए। फास्ट देखिए थोड़ा सा, 2 मिनट का है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, आवेश की विमिया क्या होता है। तो अभी तो हमने बताएं कि आवेश का विमा वहां देले है 80-2, बी में कह रहा है LT-2, और सी में कह रहा है IT, और डी में कह रहा है नॉन ऑफ दी। तो अभी तो बताए हैं कि आवेश का विमीय सूत्र IT होता है। इसके बाद आ रहा आवेश की सबसे छोटी मात्रक, ऑप्शन ए में है फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी में है फेराइड, ऑप्शन सी में है कूलम, ऑप्शन डी में है ई आवेश की सबसे छोटी मात्रक EMU। तो बोलिए आवेश की अभी बताएं सबसे छोटी मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे क्या रखा गया है, फ्रैंकलिन। और नेक्स्ट प्रश्न में है, देखिए सब प्रश्न पूछे हुए हैं कि आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या होते हैं, आवेश की सबसे बड़ी मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए आवेश की सबसे बड़ी मात्रक, बस 7वां नंबर का जो प्रश्न है यही प्रश्न है, आवेश की सबसे बड़ी मात्रक। अभी लेक्चर ने पढ़ाए हैं कि आवेश की सबसे बड़ी मात्रक, यही ऑप्शन जस्ट है, तो क्या होगा, थायराइड हो जाएगा। कि 7 नंबर का प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद 8 नंबर हो गया ना, 6, 7, 8 नंबर का। और 9 नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी वस्तु पर धन आवेश हो तो उसका अर्थ क्या होता है। जब वस्तु पर धन आवेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रोटॉन की वृद्धि हुआ है, ऑप्शन सी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रोटॉन की कमी हुआ है। भैया कोई वस्तु पर धन आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की जो देगा यानी कमी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी सी होगा। अगले प्रश्न 9 के बाद जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको समझते। 10 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। ए में कह रहा है प्रोटॉन का स्थानांतरण, बी में कह रहा है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सी में कह रहा है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो किसी वस्तु पर, क्या प्रश्न है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। तो अभी तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। और लास्ट प्रश्न देखिए सबसे मजेदार है, ये सब बातों कंप्लीट कर लिए, आप लिख लीजिएगा, अन्यथा आप मैसेज कीजिए, सब PDF में चले जाएंगे आप लोगों के पास, जितने पढ़ाए हैं सब चले जाएंगे। केवल अपना नाम, काम का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर इतना भेजिए, आपको मिल जाएगा।
इसकी बात आइए अब हम लोग आगे समझते। लास्ट प्रश्न है बाबू, आज का लास्ट प्रश्न है। और देखिए लास्ट प्रश्न में कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होंगे। ऑप्शन ए में है 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलाम। ऑप्शन बी में है 6.25 गुना 10 के पावर 8 कूलाम। ऑप्शन सी में है 1.6 गुना 10 के पावर -9 कूलाम। ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज है। प्रश्न है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए संख्या क्या होगा। आइए निकाल लीजिए। अभी बोले कि आवेश की गणना प्लस माइनस n इंटू ई द्वारा, यानी की बराबर n इंटू ई होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n पूछ रहा है, जबकि n बराबर वाट है। क्यू का मान दिया हुआ है कि 1 कूलाम आवेश को निकालने के लिए यहाँ क्या करा, 1 कूलाम किसी वस्तु को अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए कह रहा है, तो 1 कूलाम आवेश दे दिया। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप लोग ई का मान जानवे करते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। तो ये प्यार से निकाल लीजिए ना, कौन बड़ा का मैटर है। आइए यहां से निकाल लीजिए। पूछ रहा है एन का मान, तो एन का फार्मूला यहां से आइए क्या कहेंगे, हो जाएगा क्यू बटे ई सटा में नीचे गया बटा में। तो बताओ एन क्या हो जाएगा भाई। क्यू का मान दे ले है 1 कूलाम, ई का मान अभी पढ़ा है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम पढ़ा है। अब बताओ तो एन कितना हो जाएगा। इसको देखो यहाँ से दशमलव को हटाएं तो ऊपर 10 पड़ गया, नीचे 16 हो गया। कि नीचे माइनस में है 19 कूलाम, ऊपर चला गया 10 के पावर प्लस में इतना कूलाम हो गया। यदि एक बात बताइए आप लोग कि एन बराबर कितना हो जाएगा, तो यदि इसको 10 पे 1 0 और दे दे तो यहाँ 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा, कूलाम नहीं। कूलाम से कूलाम तो खत्म हो गया ना, यहाँ बार बार अब कूलाम कैसे लिखिए, कूलाम खत्म हो गया। ऊपर कूलाम नीचे कूलाम, तो कूलाम खत्म हो गया। अब बताइए तो एन यहाँ 16 नीचे में है, भाग दिए 16 छके 93, 6.25 और 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आज का लेक्चर। कल अगले क्लास, कल आप लोग के साथ हिंदी मिलेंगे। कल का लेक्चर में आप लोग को साथ जो है हिंदी से मिलेंगे, हिंदी व्याकरण वर्णमाला का फिनिश करेंगे। और क्लास 12 के लिए जो है 9th 10th 11th 12th सभी के लिए वर्णमाला के साथ मिलेंगे। और जो क्लास 10th में है कल लेक्चर को देखना ना भूले, एक ही वीडियो में महाप्रलय होगा पाटलिपुत्र वैभवम का। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप मेहनत में लगे रहिए। याद रखना है सफल बनने के लिए अंधेरों से लड़ना पड़ता है, जब तक अंधेरा से ना लड़ोगे तब तक सफल ना बन सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।